हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। आज की क्लास का पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, मिलिक रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद क्या बनेंगे। FeSO4.7H2O। इसमें उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो एक M प्रोडक्ट बन रहा, उसे वापस उष्मा देंगे तो X, Y और Z क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे FeSO4 की जगह FeO कर दो, FeO फेरस ऑक्साइड। जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ आंसर बता दीजिए कि इन रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या क्या बनेंगे। तो पहले वाले में यदि हीट देंगे तो क्या बनेगा, पानी निकल जाएगा। ये पानी वाले जितने भी अणु है ना, वो पानी के सारे अणु बाहर हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, FeSO4। FeSO4 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा। ठीक है, और दूसरी बात, यदि ताप देंगे तो क्या Fe2O3, SO2 और SO3 रह जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सी आंसर बता रहे हैं उस सभी का आंसर करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इनमें से कौन उभयधर्मी प्रकृति का है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि इनमें से कौन उभयधर्मी है। तो इसमें से उभयधर्मी कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आपने एक ट्रिक सुन रखी होगी, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, नियोन, बेरिलियम, कैल्शियम, गैलियम, लेड और टिन, ये क्या है, सारे उभयधर्मी। इसके ऑक्साइड जो भी होगी, जैसे ऑक्साइड मतलब ZnO, इसके ऑक्साइड है Al2O3, ये ऑक्साइड है। इसके जो भी ऑक्साइड हो गए ना, वो क्या सारे हो जाएंगे उभयधर्मी। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन उभयधर्मी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं उसका सभी का आंसर करेक्ट है। ये ट्रिक याद रखना है, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकरण के द्वारा किया जा सकता है, H2S, H2O2, H2PO4 या H3O+। तो पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकरण के द्वारा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, H2O2 से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ड्रिप सिस्टम से कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवक्षेप को धोने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताते जाइए कि इनमें से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, H2SO4, HCl और SN3 तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एक मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु में क्या क्या होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु में क्या क्या हो सकता है, मिश्र धातु में क्या क्या हो सकता है, दोनों समांगी मिश्रण आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि कांसा जो एक मिश्र धातु होता है, इनमें क्या क्या मिलाया जाता है। तांबा और जस्ता होता है, या तांबा या टीन होता है, तांबा और जस्ता, या तांबा और सीसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टीन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन बता रहे वो इसका सभी का आंसर सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि C5H12O के संरचनात्मक समावेश कितने होंगे, संरचनात्मक समावेश। ठीक है, यहाँ पे संरचनात्मक मेंशन कर देना कि C5H12O में संरचनात्मक समावेश कितने होंगे, 3, 8, 5 या 2। जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ आंसर बता दीजिए कि C5H12O में संरचनात्मक समावेश कितने होते हैं। तो आपने ट्रिक 111, 235। ठीक है, यदि एक कार्बन होता है तो एक बनेगा, दो कार्बन होते हैं एक बनता है, तीन कार्बन एक होता है एक बनता है, चार कार्बन होते हैं दो बनते हैं, पांच कार्बन होते हैं कितने बनते हैं, तीन बनते हैं। ठीक है, तो तीन ऑप्शन कहाँ है, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 111, 235। और यदि कार्बन 6 हो जाते हैं, जैसे C6S14 हो जाता, तो यहाँ कितने संरचनात्मक समावेश बनते, 5। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि आयुपैसी प्रणाली के अंतर्गत एथिलीन ग्लाइकोल का नाम होगा। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का रासायनिक फॉर्मूला क्या था, CH2OH। ग्लाइकोल, ओल मतलब एल्कोहल होता है, ये दो एल्कोहल हो गए, और मैथ एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इस अभी इसका आयुपैसी नाम लिखना है। तो इसका आयुपैसी नाम क्या आ जाएगा, यहां से पहले मैं नंबरिंग स्टार्ट करें या यहां से करें, जैसे ये 1,
ये 2 हो गया, ठीक है। तो मैथ और एथ 1 2 डाई ऑल, ये 1 और 2 मैथ और एथ, ठीक है। और दोनों पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो एथ 1 2, ये 1 पे भी अल्कोहल जुड़ा, 2 पे भी अल्कोहल जुड़ा, ठीक है। 1 2 डाई ऑल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? बिल्कुल, पहले पिछली क्लास में क्या बताया था? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन का होगा तो क्या आएगा? CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2, ठीक है। तो एल्कीन का क्या है? हो जाएगा CnH2n, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ध्यान रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को सम्मुख बीम अनंत पर रखा हो, ठीक है। अनंत पर यदि बनेगा तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि बीम अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इसने मेंशन कर रखा है कि फोकस कितना में? 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि उत्तल या अवतल कोई भी लेंस हो, यदि बीम अनंत पर होता है तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है। ध्यान रखना है। यदि बीम अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनता है। फोकस पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये फोकस अपन को दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। ये दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? ये चारों रंग दे रखा है, इसमें से क्या सबसे ज्यादा विचलित होगा? तो आपने एक विबग्योर सुना होगा, ठीक है। विबग्योर 7 रंग है, इसमें तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ बता दीजिए कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यदि लाल की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो म्यू इक्वल टू क्या बता? C/V, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होता है? F लैम्बडा। लैम्बडा यहाँ क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। यदि तरंगदैर्घ्य लाल की ज्यादा है तो अपवर्तनांक लाल का कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा तो एक फॉर्मूला आपने विचलन का सुना होगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। यदि लाल का म्यू कम है तो क्या होगा? विचलन भी कम होगा। इसमें क्या पूछा? सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? मतलब वॉयलेट का सबसे ज्यादा विचलन होगा, ठीक है। क्योंकि वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगी तो म्यू ज्यादा हो जाएगा, म्यू ज्यादा हो गया ये अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वॉयलेट मतलब बैंगनी, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। थोड़ा ट्रिक ये समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना है ये तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती? लाल के, और कम किसकी होती? बैंगनी की, ठीक है। उसके बाद म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? C/V, और V का फॉर्मूला क्या होता है? F लैम्बडा। और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका विचलन भी कम होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि वह नेत्र दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल मतलब रेटिना, रेटिना के सामने बनता कहलाता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष या दृष्टि व्यस्मय दोष। जैसे ये आंख हो गई, ये आंख के आगे वाला भाग कॉर्निया हो गया, ये भाग रेटिना वाला, ठीक है। ये रेटिना के आगे पूछ रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसमें से कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एक गोलीय दर्पण का एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि +25 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? लेंस कोई पूछा है, लेंस में यदि प्लस है मतलब क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। और यदि माइनस है लेंस तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अवतल की फोकस माइनस में होती है और उत्तल की प्लस में होती है, ठीक है। तो यदि दोनों का 25 + 25 है मतलब क्या हो जाएगा? दोनों उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जहां पे यदि प्लस दे रहा का मतलब क्या है? उत्तल है, माइनस दे रहा का मतलब क्या है? अवतल है, ध्यान रखना। और माइनस प्लस क्या होना चाहिए? फोकस होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यू और वी यदि प्लस माइनस आ जाए वो नहीं, फोकस यदि प्लस दे रखी तो उत्तल होगा और फोकस यदि माइनस दे रखी तो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि मेंडल के प्रयोग में डाइहाइब्रिड कोष द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? 9:3:3:1, 9:3:3:1,
9 3 3 1, 9 3 3 1, मतलब 9 3 3 1 में देखो ये अलग अलग दे रखा है, गोल और हरे थे या गोल और पीले थे, झुरीदार और पीले थे या झुरीदार और हरे थे, गोल और पीले थे, गोल और हरे थे, झुरीदार पीले थे या झुरीदार हरे थे, झुरीदार पीले थे, गोल हरे थे, गोल पीले थे या झुरीदार हरे, इनमें से चारों से ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें क्रॉस करवाना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना, बाकी क्रॉस करवाते हैं आर आर वाई का क्रॉस आर आर वाई वाई से करवाते हैं, ठीक है। इस दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे 9:3:3:1 आ जाता, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, झुरीदार और हरा हो जाएगा, ठीक है। तीन क्या हो जाएगा, झुरीदार और पीले, तीन क्या हो जाएगा, गोल और पीले, और 9 क्या हो जाएगा, गोल और हरे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। रिजल्ट पूछे तो 9:3:3:1, गोल और हरे, गोल और पीले, झुरीदार और पीले, झुरीदार और हरे, ठीक है, याद रखने। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि स्तंभ फर्स्ट में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए गए कैरियर टाइप से मेल करते हुए उत्तर सही सियन क्या कौन सा नहीं है? एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी गुणसूत्र संख्या 18, पटोव सिंड्रोम ट्राइसोमी गुणसूत्र संख्या 13, टर्नर सिंड्रोम XXY क्रोमोसोम पर या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21वें क्रोमोसोम पर। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, महिलाओं में बांझपन आता है, तो वो क्या होता है 45 क्रोमोसोम 45 प्लस X0, ठीक है। और ये दे रखा है XXY, तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा मेल नहीं है, सी। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन बता रहे हैं उसका सभी का आंसर करेक्ट है। ये टर्नर सिंड्रोम का पूछे तो 45 प्लस X0 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। महिला में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, ठीक है। यदि XX हो जाता तो महिला में पूर्ण क्रोमोसोम है, लेकिन X0 मतलब एक क्रोमोसोम की कमी है, वो टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें दे रखा है XXY, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दे रखा है, ये गलत है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि पूर्ण सशक्ता शब्द किसने प्रतिबद्ध किया था? एवरलैंड, स्वान, डार्विन या मॉर्गन? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दें कि पूर्ण सशक्ता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था भाई? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मॉर्गन ने, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि यदि माता वाक और पिता सामने हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? इसने क्या पूछा, माता तो वाक है, मतलब माता रोगी नहीं है, तो XHS, माता ये वाक हो गई। यदि माता का रोगी पूछा होता तो XHXH, H मतलब ऊपर H लगा रखा, मतलब क्या, हीमोफीलिया, ठीक है। और ये पूर्ण ग्रसित हीमोफीलिया से, लेकिन वाक पूछा तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये हटा देते हैं। वाक पूछा तो क्या आ जाएगा, XHX। बाकी इसने क्या पूछा, पिता नॉर्मल है, पिता नॉर्मल मतलब X और Y क्रोमोसोम, पिता बिल्कुल नॉर्मल। तो इसने पूछा कितने लड़कों में, टोटल का नहीं पूछा, लड़कों में पूछा, तो लड़कों में क्रोमोसोम क्या जाता है, Y जाता है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम में अलग कर देता हूं, एक तो H होगा, एक X होगा, ठीक है। और ये भी क्रोमोसोम अलग कर देता, ये X और ये Y। तो लड़कों में Y क्रोमोसोम जाता है, तो Y से गुणा करवाना है, बाकी वाली X को आपको साथ लेकर नहीं चलना है, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा XHY, दूसरा क्या बनेगा, X और Y, ठीक है। तो XY तो ये नॉर्मल हो गया, और XSY ये क्या है, रोगी हो गया। तो दो बच्चे होंगे, दोनों में से XSY रोगी मतलब 50%, जैसे दो बच्चे, दोनों में से एक रोगी हो गया, मतलब 50% रोगी हो गए, तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा, तो कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं वो सभी का आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लिया में बिल्कुल बिंदुवत रज्जु होता है, सिरा आलिन गांठ मतलब एस ए नॉट, इसमें गति निर्धारक मतलब ये धड़कन को उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है। तो गति निर्धारक, गति को निर्धारित करता है, जैसे 72 पर सेकंड अपन को होती है धड़कन, तो ये गति का निर्धारण करता है, ऐसे नॉट, बिल्कुल सही है। त्रिक प्रदीप कपाट, मिट्रल कपाट, ये गलत है। थेबेसियन कपाट मानव हृदय के दाएं आलिन में, ये बिल्कुल सही। थेबेसियन कपाट कहां पाया जाता है, मानव हृदय के दाएं आलिन में पाया जाता है। ट्रिक प्रतिकलाप मतलब ट्रैक स्पीड, ठीक है। और मीटर कपाट मतलब बाइक स्पीड, ठीक है। बाइक स्पीड में बाएं आलिन और बाएं नीले के, जैसे ये हृदय हो गया, ठीक है। ये हृदय, ये लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेन, राइट आर्टरी, राइट वेन, ठीक है। मतलब बायां आलिन बायां नीले, दायां आलिन दायां नीले, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब बायां,
इस भाग को अपन बोलते क्या, बायां। बायां के आलिंद और नीले के बीच में क्या पाया जाएगा, बाइक स्पीड। बाइक स्पीड मतलब मीटर कपाड़, हिंदी में बोलते हैं तो मीटर कपाड़ पाया जाता है, ठीक है। और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में क्या पाया जाता है, त्रिकोणीय कपाड़, ठीक है। ये दोनों आलिंद और नीले के बीच में पाया जाता है। लेकिन ये सुमेलित नहीं, क्या इसमें बाइक स्पीड और ट्रैक स्पीड दोनों कपाड़ के नाम दे दिए। यदि आलिंद और नीले के बीच में कपाड़ पाया जाता, यदि ये दे दिया तो बिल्कुल सही था, लेकिन इसने दोनों कपाड़ के नाम दे दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा, सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम फेरस, सोडियम पोटेशियम या फेरस कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारे शरीर में आयनों का बैलेंस भी कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि हृदय की पेशियां कैसी होती है, और एक अनैच्छिक और रेखिक, अरेखित और ऐच्छिक, अरेखित और अनैच्छिक, या इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में हृदय होता है, इसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है। तो हृदय को धड़काने के लिए भाई अपन थोड़ी बोलते हैं भाई तू हृदय धड़क, वो तो अपने आप धड़कता, मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती, अनैच्छिक होती है, ठीक है, वो अपने आप करती है। और किस प्रकार की होती, रेखिक, एक लीनियर साइड टाइप होती, जैसे एक लाइन है ऐसी होती। रेखिक, सिग्नी और अनैच्छिक प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। पुनर्योजी टीका सबसे पहले कौन सा बनाया था, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी या सेचक। तो सबसे पहले कौन सा पुनर्योजी टीका बनाया था, पुनर्योजी है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट आए इंग्लिश में वर्ड तो भी समझ लेना कि पुनर्योजी था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी टीका, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एक मधुमेह रोगी द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। यदि मधुमेह रोगी कोई, इसमें शर्करा की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जा सकती है, डेनी टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफार टेस्ट या एलाइजा टेस्ट। तो कौन से टेस्ट के द्वारा शर्करा की जांच की जाती है, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, याद रखना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एलाइजा टेस्ट में क्या किया जाता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड में एलाइजा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में रोगों में से एक जो पानी का प्रदूषण की वजह से नहीं है, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, एजाई, टाइफाइड, इनमें से ऐसा कौन सा जो पानी के द्वारा नहीं फैलता है। तो पानी के द्वारा कौन नहीं फैलता, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। मतलब प्रेगनेंसी होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम कौन से तत्वों की मात्रा शरीर में भाई ज्यादा जरूरत होती है, लो की, प्रोटीन, ऊर्जा या कैल्शियम की। तो किस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लो तत्व की, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किस अवशोषण में बाधक है, लोहा, विटामिन डी, आयोडीन या सोडियम। एक ईटीएस साइकिल होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इस साइकिल में एक स्टेप होता है, इसमें रोकने का कार्य या बाधक के रूप में कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, लोह, ठीक है, या फिर फेरस, याद रखना, ये ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ऊर्जा उत्पन्न करने में 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, या विटामिन, कार्बोज, वसा, वसा, कार्बोज, प्रोटीन या खनिज, विटामिन और कार्बोज। कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुख्य 3 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये पोषक तत्व होते हैं 6, ठीक है। ये तो जरूर नहीं है, लेकिन 3 पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये सहायक पोषक तत्व होते हैं, बाकी वाले होते हैं वो सहायक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा मिलान वाला कि निम्न में से मिलाइए, एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर होता है वन संवर्धन, और विटिकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती। मतलब ए का हो जाएगा, ए का सेकंड दोनों में दे रखा है, बी का थर्ड, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थिर फल नहीं है, चेरी, सेब, आलू बुखारे या आड़ू।
ऑस्ट्रेलिया ड्रूफल इनमें से क्या नहीं है? ऑस्ट्रेलिया ड्रूफल, तो इसका ऑस्ट्रेलिया ड्रूफल क्या नहीं है? सेव। ठीक है, सेव कैसा है? एक आभासी फल होता है, ध्यान रखना है, याद रखना है कि सेव कैसा होता है? आभासी फल होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि हल्दी पर निम्न से कौन से तत्वों का लेप किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित दर्द, रक्ताल्पता या अनिद्रा या मांसपेशियों में पक्षघात हो जाता है? तो किसका लेप किया जाता है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ बता दीजिए हल्दी पर कौन किसका लेप किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लेड प्रोमेट का। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है? वनस्पति, जीवाणु, जानवर या वायु? इनमें से कौन जीवीय घटक नहीं है? एक तो होता है जैविक और एक क्या होता है? एक अजैविक। ठीक है, तो जैविक क्या क्या है? वनस्पति जैविक है, जीवाणु जैविक है, जानवर जैविक है। अजैविक में क्या होगा? जैसे ताप है, वायु है, ये क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जीवीय घटक नहीं है, मतलब अजीवीय या अजैविक घटक कौन सा है? तो वायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि जलाशय में यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जलाशय में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो ज्यादा मात्रा में उग जाती है एक साथ। यदि एक साथ ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं तो वो जलाशय में, तो यूट्रोफिकेशन होता है। इससे यदि जैसे ये जलाशय हो गया, एक मिनट, ये जैसे जलाशय हो गया, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी उग गए, तो यहाँ पे जैसे कवर कर लेता पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नीचे मछलियां आती ना, वो मछलियां मर जाती इससे। तो जलाशय में यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? तो ऐसे कौन से तत्व इसमें आएंगे कि यूट्रोफिकेशन जल्दी हो जाएगा? तो अपन खेतों में क्या डालते हैं आपको पता है? सोडियम डालते हैं, सॉरी नाइट्रोजन का, अपन नाइट्रोजन और पोटेशियम डालते हैं। बैग भर के अपन लाते हैं उर्वरक खाद के कट्टे पे आपने देखा होगा, कट्टे पे सोडियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम लिखा होता है। ठीक है, तो वो खाद क्यों डालते हैं? कि पोषक तत्वों की कमी है हमारे खेत में। यदि वो पोषक तत्व, यदि जैसे ये जलाशय, कोई तालाब वगैरह बना हुआ, ज्यादा बारिश होगी तो हमारे खेत से कहाँ चले जाते हैं? इस जलाशय में चले जाते हैं। इस जलाशय में नाइट्रोजन और पोटेशियम की जो अपने खेत में डाला ना, उसकी मात्रा कहाँ चली गई? पूरे जलाशय में फैल गई। ठीक है, यहाँ जलाशय में फैलने से क्या है? इन पोषक तत्वों की यहाँ इसको आपूर्ति हो जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गी को, तो ये ज्यादा संख्या में जल्दी फैलेंगे। क्या ऊपर एक परत बना देंगे और नीचे मछलियां वो मर जाएगी। ठीक है, तो कौन से तत्वों की वजह से यूट्रोफिकेशन जल्दी होता है? इनमें से राइट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। बिल्कुल गलत बात। ऑक्सीजन की कमी तो बाद में होती है, यूट्रोफिकेशन होने के बाद इसकी कमी होती है। यूट्रोफिकेशन मेन रोल, यूट्रोफिकेशन कौन होता है? शैवालों की अत्यधिक वृद्धि और शैवाल ब्लूम के कारण। ब्लूम तो होता है बिल्कुल, शैवालों की वृद्धि भी होता है, लेकिन वृद्धि करवाता कौन है या यूट्रोफिकेशन का मेन रोल कौन निभाता? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये यदि उर्वरक नहीं जाएंगे तो शैवालों की वृद्धि नहीं होगी, शैवालों की वृद्धि नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ठीक है, आगे दे रखा है नाइट्रोजनस पोषक तत्व और आर्थोफॉस्फेट। फॉस्फेट देखो, फॉस्फोरस दिखा, सोडियम, पोटेशियम फॉस्फोरस, ये तत्व होते हैं। ये बेग आप देखो, उर्वरक का बेग होता है, उस पर लिखा हुआ था। आप अगली बार देखो ना, खेतों में यदि खाद डालते हैं तो उस बेग पे देखना ना, एन लिखा होता है, पी लिखा होता है, के लिखा होता है। इस तत्वों की यदि पूर्ति हो जाए तो यूट्रोफिकेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अधिक के कारण या जलाशय मूर्तियों का विसर्जन के कारण, ये तो बिल्कुल गलत है। तीनों है, तो तीनों में से पहला कौन मेन रोल है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोषक तत्व या पोटेशियम पोषक तत्व। ठीक है, उसके बाद ये पोषक तत्व आएंगे तो क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी की वृद्धि हो गई। ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी शैवाल ब्लूम या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं, शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यदि इनकी वृद्धि होगी तो क्या होगी? जलाशय में ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, लेकिन मेन रोल किसका होता है? सी, नाइट्रोजन और पोटेशियम तत्वों की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना आपको कि जलाशय में यूट्रोफिकेशन किससे होता है? तो डायरेक्ट नाइट्रोजनस और ऑर्थोफॉस्फेट अधिक के कारण, या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्वों की कमी के कारण। ठीक है, सॉरी वृद्धि के कारण, अधिक मतलब ज्यादा, इसके जलाशय में ज्यादा होगी तो पोषक तत्व इनको ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा हो गए तो क्या यूट्रोफिकेशन ज्यादा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी? अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है? SnO3 प्लस H2SO4। यदि इसको आपस में तोड़ेंगे तो क्या, एक नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और एक SO2 प्लस SO3 बनते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन दे रखा है? नाइट्रस ऑक्साइड दे रखा है, एक तो सी, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे सभी का आंसर करेक्ट है। ये याद रखना कि अम्ल वर्षा में क्या होता है?
HNO3 प्लस H2SO4 होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1969, 15 सितंबर 1965 या 15 अक्टूबर 1972। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रेडार में वायुयान संचालन के मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता? माइक्रोवेव, अवरक, पराबैंगनी या एक्सरे। तो ओजोन परत के नष्ट होने पर यूवी पराबैंगनी तरंगें आती हैं। इसमें पूछा है कि रेडार वायुयान जो संचालन होता है ना, वो मार्गदर्शन के रूप में कौन सी तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता? माइक्रोवेव तरंगे। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उपग्रह, फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र हैं। ग्लोबिस्टार, मेरिडियन, ब्रिजबे या लियोसेट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्लोबल स्टार। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। जाते जाते एक बात देख लिए, सीईटी 2026 के लिए ई बुक्स के नोट 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। वन लाइनर होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ऊपर प्रश्न दे रखा होता, उसका जस्ट नीचे आंसर दे रखा, प्रश्न और आंसर। अभी क्या ऑफर में चल रहा है? 99 रुपीज में 99 अभी ऑफर चल रहा है। बाद में हो सकता है इसका 199 हो जाए, भाव बढ़ जाए। तो आप जितना जल्दी हो सके, ये 5000 प्लस क्वेश्चन है, सभी विषय को दे रखे हैं। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जो सीईटी में आ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नहीं हो, सारे सब्जेक्ट के इसमें दे रखे हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9521363789। जल्दी से इस पे मैसेज करके आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर ले। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद है तो एक बार चैनल को लाइक करना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।